हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोरर आईक्यू चैनल। चलिए हम लोग का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम लोग को पढ़ना है भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में। आज हम लोग को पढ़ना है भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में। दोस्तों इसके भारत सरकार अधिनियम 1919 को लाने का सबसे बड़ा रीज़न था स्वशासन का डिमांड। ठीक है दोस्तों, अभी तक के अधिनियमों में, भारत सरकार अधिनियमों में, चाहे वो 1909 हो, 1892 हो, 1861 हो, 1861, 1892, 1909 के, अभी तक इन सब के अधिनियमों में कहीं भी अंग्रेज़ों द्वारा स्वशासन का मांग भारतीयों द्वारा जो स्वशासन का मांग उठ रहा था, उसके बारे में इन अधिनियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक, सबसे मेन रीज़न ये था। और भी बहुत सारे इसके रीजन्स हैं, चलिए हम सबके बारे में जानते हैं। पहले हम लोगों ने देखा स्वशासन। सबसे बड़ा रीजन भारत सरकार अधिनियम जो लाया गया 1919, इसमें जो हमारी मांग, इंडियंस का जो मांग उठ रहा था स्वशासन का, वो धीरे धीरे और ग्रो करने लगा था। इससे जो नरमपंथी लोग थे, जो नरमपंथी थे, जो अंग्रेज़ों के समर्थक थे, ठीक है, नरमपंथी लोग, कांग्रेस में दो राष्ट्रवादी भावना थी इस समय, एक नरमपंथी और गर्मपंथी। ठीक है, नरमपंथी और एक गर्मपंथी। ये नरमपंथी जो थे ये अंग्रेज़ों के समर्थक थे। ठीक है, लेकिन अभी तक के अधिनियमों में स्वशासन का जो डिमांड किया जा रहा था, उस डिमांड को पूरा नहीं किया जा सका था, जिसकी वजह से इन नरमपंथियों में भी कहीं ना कहीं चिंता की भावना उपज होने लगी थी। ठीक है, और इस चिंता को दूर करने के लिए, अंग्रेज़ों द्वारा 1919 का अधिनियम लाया गया। ठीक, इसके प्रोविज़न्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके क्या क्या प्रोविज़न्स थे। उससे पहले हम लोग इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में और इसकी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। पहला हम लोगों ने क्या देखा? स्वशासन। स्वशासन, ठीक है, जिसका डिमांड पूरा नहीं किया गया था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा कुछ न कुछ प्रोविज़न आएगा इसके द्वारा। ठीक है, और नरमपंथियों में कहीं चिंता की भावना थी कि अंग्रेज हमारे बातों को नहीं सुन रहे, स्वशासन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और नरमपंथी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के समर्थक थे, लेकिन उनके अंदर भी अब चिंता की भावना उपज होने लगी थी। इसको देखते हुए अंग्रेज़ों ने 1919 का अधिनियम लाया। पहला रीज़न ये। ठीक है, और दूसरे रीजन्स हैं जिनके बारे में हम लोग देखते हैं। दूसरा रीज़न और बड़ा रीज़न ये था दोस्तों, जब हम लोगों ने देखा था 1909 में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का जब गठन किया गया था। ठीक है, मुस्लिमों के लिए जब अलग निर्वाचन का गठन किया गया था, तो उसके द्वारा हिंदू मुस्लिम 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी थी, तब से ही वो मुस्लिम लीग आईएनसी से अलग हो गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए थे। ठीक है, और ये जो अलगाव था इनका 1915 तक था। 1915 तक ये अलगाव था। मुस्लिम लीग बिल्कुल सेपरेट थे आईएनसी से। मुस्लिम लीग 1906 से लेकर 1915 तक सेपरेट थे मुस्लिम लीग से, अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया था। ठीक है, लेकिन 1919 में हम लोग क्या देखते हैं? 1919 में हम लोग क्या देखते हैं? 1915 तक अलग थे,
1916 में क्या देखते हैं, 1916 में जब लखनऊ पैक्ट होता है, 1916 में जब लखनऊ पैक्ट होता है, 1916 में जब लखनऊ पैक्ट होता है, ठीक है, 1916 में जब लखनऊ पैक्ट होता है, इस समय मुस्लिम लीग और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर से एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, एक साथ आ जाते हैं और राष्ट्रवादी भावना फिर से उसी लेवल पे ग्रो करने लग जाती है। ये बात अंग्रेज़ों को अच्छी नहीं लगती है, ये बात अंग्रेज़ों को अच्छी नहीं लगती है। और इस जो फिर से ये जो यूनिटी आई थी मुस्लिम लीग और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच, इसको तोड़ना बहुत ही ज़रूरी हो गया था अंग्रेज़ों के लिए, ठीक। दूसरा रीज़न ये था। और तीसरा मेन रीज़न था दोस्तों, तीसरा मेन रीज़न था वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट में इंडिया का समर्थन लेना जरूरी था अंग्रेज़ों के लिए, ठीक है। भारतीयों का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरत था अंग्रेज़ों के लिए, इसलिए एक प्रेशर भी बना था उनको कि कहीं ना कहीं इंडियंस के डिमांड को फुलफिल किया जाए, ताकि हमें वर्ल्ड वार फर्स्ट में इंडियंस का समर्थन सपोर्ट मिल सके। ये कुछ कारण था जिसकी वजह से, ये जो तीन कुछ कारण बताए थे मैंने आपको, इनकी वजह से इंडियन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 को पास किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 को पास किया गया। जो मेन तीन रीजन क्या थे दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले वर्ल्ड वार फर्स्ट में इंडिया का सपोर्ट चाहिए था, ठीक है, इंडिया का सपोर्ट चाहिए था। दूसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जब एक साथ फिर से आए तो राष्ट्रवादी भावना जो बनी थी इन दोनों में, जो राष्ट्रवादी भावना बनी थी फिर से पनपी थी इन दोनों में, मुस्लिम लीग और आईएनसी में। मुस्लिम 1906 से ही 1915 तक अपने आप को 1906 से 1916 15 तक 1915 तक अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग कर दिया था, अलग हो गए थे। लेकिन 1916 में जब लखनऊ पैक्ट होता है, 1916 में जब लखनऊ पैक्ट होता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से एक साथ आती है और वही राष्ट्रवादी भावना पहले की तरह और ग्रो करने लग जाती है। इस राष्ट्रवादी भावना को तोड़ना, वर्ल्ड वार फर्स्ट में इंडिया का सपोर्ट लेना, ठीक है। और तीसरा, भारतीयों का जो मांग था स्वशासन का, धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने लग गया था। इस चीज़ को फुलफिल करना या फिर इस मैटर को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और ज़रूरी इसलिए हो गया था स्वशासन के मैटर को देखना, क्योंकि इस समय जो नरमपंथी थे, अंग्रेज़ों के समर्थक थे, वो भी अंग्रेज़ों के लेके कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चिंता की भावना उपज होने लगी थी। और उस चिंता की भावना को तोड़ना अंग्रेज़ों के लिए ज़रूरी था, क्योंकि एक नरमपंथी दलित ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के समर्थक थे, अंग्रेज़ों के समर्थन में ही आगे बढ़ना चाहते थे, ठीक है। तो उनकी मांगों को भी समझना जरूरी था अंग्रेज़ों के लिए। ये तीन मेन फैक्ट थे दोस्तों इंडियन नेशनल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 99 को लाने का, ठीक है। दोस्तों इस समय होता क्या है,
20 अगस्त 1917 को जब होम रूल मूवमेंट चल रहा था। और 20 अगस्त 1917 को जब होम रूल मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, और इस होम रूल मूवमेंट के अंतर्गत एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग उठ रही थी, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग उठ रही थी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग उठ रही थी, ठीक है। इस मांग को अंग्रेजों द्वारा फुलफिल कर दिया गया, ठीक है, फुलफिल कर दिया गया। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब था दोस्तों सुशासन। सुशासन, ठीक है, इस चीज़ को फुलफिल कर दिया गया, इस डिमांड को मान लिया गया। लेकिन इन सब चीज़ों को कैसे, ये जो मांगे थी, एक तो आपका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सुशासन, वर्ल्ड वार में सपोर्ट, वर्ल्ड वार फर्स्ट में सपोर्ट भी मांग रहा था, और ये जो एक राष्ट्रवादी भावना था, ये सब इन सब मैटर पे अंग्रेज़ों का बिल्कुल ध्यान था। एक्चुअली भारत में जो भी होता था, अंग्रेज हर एक एक्टिविटी को ध्यान में रखते थे, ठीक है, और उसी अनुसार कुछ ऐसे कदम उठाते थे जिसकी वजह से इनको लाभ हो फ्यूचर में। ये सब इन चीज़ को देख रहे थे, ठीक। फिर होता क्या है, आइए आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। ये जो अधिनियम था दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा पारित किया एक अधिनियम था, जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यह मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मॉन्टेग भारत सचिव था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय था। सरकार का दावा था कि इस अधिनियम की विशेषता उत्तरदायी शासन की प्रगति है। इस अधिनियम को संप्रभु ने 23 दिसंबर 1919 को स्वीकृति किया था। ये जो अधिनियम था 1919, भारत में 23 दिसंबर 1919 को लागू किया गया, स्वीकृति दिया गया। और जो भारत में होम रूल मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, जब होम रूल मूवमेंट चल रहा था, उस दौरान जब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग उठी थी, उस मांग को फुलफिल करने डिमांड था, इस अधिनियम के द्वारा फुलफिल किया गया था, 1919 के द्वारा फुलफिल किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए और आगे देखते हैं। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, ठीक। ये इंडियंस का डिमांड भी था। नवंबर 1917 में भारत मंत्री मॉन्टेग ने भारत आकर तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड एवं अन्य असैनिक अधिकारियों एवं भारतीय नेताओं से प्रस्ताव के बारे में विचार विमर्श करता है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया था कि भारत में जो भी एक्टिविटी होती थी उसके बारे में अंग्रेज उस एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखते थे। वर्ल्ड वार में इनको समर्थन चाहिए था, इसलिए भारत का जो डिमांड था उसको फुलफिल इन लोगों को ज़रूरी था। और इसी डिमांड के चलते, ठीक है, इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए मॉन्टेग ने अपने पार्लियामेंट में जो बिल पेश किया था कि भारत में सुशासन उत्तरदायी सरकार को लागू करना ज़रूरी है, इस अधिनियम के द्वारा हम लागू कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जो सिफारिशें थी, ठीक है, जो वो कानून प्रावधान प्रोविजंस थे, उस प्रोविजंस के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, ठीक है। उस कमेटी में कितने लोग थे? सर विलियम ड्यूक पहला, भूपेंद्र नाथ बासु, चार्ल्स रॉबर्ट, ये 3 सदस्य थे।
इन तीनों की सदस्यता में ही एक कमेटी बनाई गई जिसने भारत मंत्री एवं वायसराय का प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में सहयोग दिया। ठीक है, और इस प्रस्ताव को पूरी तरह से 1921 में लागू कर दिया गया था। इस प्रस्ताव को पूरी तरह से 1921 में लागू कर दिया गया था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ें आपसे को समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलें, हम आपकी हेल्प करेंगे। और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है दोस्तों, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था दोस्तों, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के परिवर्तनों को भारत के रंग बिरंगे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की संज्ञा दी गई और इसे एक युग का अंत और एक नवीन युग का आरंभ माना गया। दोस्तों इसमें मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के प्रवर्तनों को भारत में रंग बिरंगे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की संज्ञा दी गई और इसे एक युग का अंत और नवीन युग का आरंभ माना गया था। ठीक है, दोस्तों रंग बिरंगे से यहाँ पर क्या मतलब है? मतलब यह है कि यह भी एक मात्र का दिखावटी अधिनियम था और इस अधिनियम को लाने का एक और मेन रीजन था वर्ल्ड वार फर्स्ट में भारतीयों का समर्थन सपोर्ट पाना। ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट में भारतीय इंडियंस का सपोर्ट पाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था, इसीलिए अंग्रेज़ों ने भारत के डिमांड को फुलफ़िल किया मतलब पूरी तरह से नहीं किया। ठीक है, इसी वजह से इस अधिनियम को एक रंग बिरंगा अधिनियम के नाम से जाना गया। दूसरा, इस घोषणा ने कुछ समय के लिए भारत में तनावपूर्ण वातावरण को समाप्त कर दिया। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग इसी घोषणा में किया गया। एक्चुअली भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार सुशासन वर्ड का यूज इसमें किया गया था। ठीक, रीजन भी था, अभी मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वार फर्स्ट। ठीक, जिसकी वजह से इसको रंग बिरंगा कानून के नाम से भी जाना गया। हालांकि कुछ तनाव टेंशन जो था कम हुआ था, किसका? धर्मपंथियों का, क्योंकि सुशासन वर्ड का यूज हुआ और अंग्रेजों ने इस चीज़ के बारे में समझा भी कि नहीं, अभी सुशासन का डिमांड पूरा करना चाहिए और लेकिन वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ये रीजन था 1919 को रंग बिरंगा कानून कहने का। और सुशासन वर्ड जब इसमें आया, सुशासन वर्ड के बारे में अंग्रेज़ों ने बताया, लाया गया, तो नरमपंथियों में कहीं ना कहीं टेंशन का भावना जो उपजा था वो कहीं ना कहीं कम हुआ। ठीक है, चलिए इसके प्रोविजंस के बारे में हम लोग समझते हैं दोस्तों, इसके क्या क्या मेन प्रोविजंस थे, उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं। इस अधिनियम के मुख्य बिंदु निम्न थे। पहले, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना होती है। ठीक है, कैसे, इस चीज़ को पहले हम लोग समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है, दो प्रोविजंस में पहला प्रोविजन था आपका, दो सदनों में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू होती है। मतलब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसको दो
पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है दोस्तों। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी 2 सदन में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। पहला सदन इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा सदन को कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरे सदन को कहा गया लेजिस्लेटिव असेंबली। पहले काउंसिल को कहा गया काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरे को कहा गया लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को 2 सदनों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको 2 सदनीय व्यवस्था शुरू की गई ऐसा कहा जाएगा। पहला सदन को बांटा जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाएगा, दूसरे सदन को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाएगा। ठीक है, दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 के द्वारा पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान किया जाएगा। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान किया जाएगा। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान किया जाएगा। ठीक, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली की शुरुआत की जाएगी मतलब क्या है? प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। कैसे दोस्तों, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। सेंट्रल, ठीक है, प्रोविंसेस यानी प्रांत, ठीक है, इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, और कानून बनाने के जो विषय थे इन दोनों के पास, इनको भी अलग अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, इन दोनों को भी अलग अलग कर दिया जाएगा। ठीक, जो कानून बनाने का अधिकार था वो भी अलग अलग कर दिया जाएगा। कैसे? एक को कहा जाएगा ट्रांसफर्ड लिस्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, एक को कहा जाएगा ट्रांसफर सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, एक को कहा जाएगा ट्रांसफर सब्जेक्ट। ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट के मामले थे ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मामले नहीं थे। ठीक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मामले नहीं थे। इस ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के ऊपर अंग्रेज और भारतीय मिलकर कानून बना सकते थे। इस ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के ऊपर अंग्रेज और इंडियंस ये दोनों मिलकर कानून बनाते थे। लेकिन एक दूसरा सब्जेक्ट था रिजर्व। इस पर सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार था अंग्रेजों को। इस पर सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार था अंग्रेजों को। वो भी अंग्रेजों में गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ही इन दोनों विषय पर कानून रिजर्व सब्जेक्ट पर गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कानून बनाने का अधिकार था। और ट्रांसफर सब्जेक्ट पे अंग्रेज और इंडियन मिलकर ही कानून बनाते थे। ये जो व्यवस्था थी इसको डायरकी कहा गया। इस व्यवस्था को डायरकी कहा गया। इस व्यवस्था को डायरकी कहा गया। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये हमेशा पूछता है। चलिए, हमने केंद्र में जो सनातन विधायिका की स्थापना को देख लिया, कैसे क्या क्या हुआ था ये समझा, इसको भी समझा। पहली बार महिलाओं नहीं दोस्तों, लोगों, ठीक है, महिलाओं नहीं, लोगों को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार था। सीमित मात्रा का मतलब क्या है दोस्तों? सीमित मात्रा मतलब क्या है?
सीमित मात्रा मतलब जिनके पास संपत्ति, ठीक है, टैक्स जो देते थे, या फिर जो एजुकेटेड थे वही मतदान कर सकते थे। जिनके पास संपत्ति, टैक्स और एजुकेशन जिनके पास ज़्यादा था वही लोग मतदान दे सकते थे। सीमित लोगों का मतलब यहाँ पर यही है। सीमित लोगों का मतलब यहाँ पर यही है। इसको लोगो कर लीजिएगा। चलिए, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया, ठीक है। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, मतलब केंद्रीय सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। ये कुछ फैक्ट थे दोस्तों जो हम लोगों ने देखा, समझा, इन चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स लिया। आशा करता हूँ आप इन चीज़ों को समझे होंगे, सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी तो आप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वहाँ पे और अच्छी बेहतर ढंग से बताने का आपको कोशिश किया जाएगा, आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश किया जाएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।